हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो हम इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि हमने ये पढ़ा था कि लैंड और वाटर का हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की डिफरेंस होने की वजह से एक जगह पे लो प्रेशर बनता है लैंड पे, तो सी में क्या बनता है, हाई प्रेशर। और साथ ही साथ इस वेरिएशन की वजह से क्या होता है, साउथ वेस्ट विंड जो है इंडिया में आती है और मानसून लेकर आती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था ITCZ क्या होता है, कि ITCZ आपका एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया होता है, और जहाँ पर ITCZ फॉर्म होता है वहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक आपकी विंड्स आती हैं, कन्वर्ज करती हैं। और इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये ITCZ गंगा प्लेन पे बनता है। गंगा प्लेन के पास क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, तो सेम वही पैटर्न, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हवाएं आती हैं और एक तरीके से मॉनसून को मौका मिलता है आने का। थर्ड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मेडागास्कर, जो कि अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो इंडिया के आपको नीचे देखने को मिलेगा। इंडिया के नीचे साउथ की तरफ देखिएगा तो ये एक आपका इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा मेडागास्कर, तो अफ्रीका के वेस्ट साइड पे। तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि मानसून विंड्स को मौका मिलता है इंडिया में एंटर करने का, क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया होता है और इंडिया में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बना होता है उस समय समर्स के टाइम पे। फिर हमने पढ़ा था तिब्बतन प्लेटू के बारे में कि तिब्बतन प्लेटू बहुत ज़्यादा समर्स में क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये प्लेटू आपका सरफेस एरिया से काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, और सनरेज डायरेक्ट होने की वजह से, और दूसरा ये वॉल्केनिक प्लेटू है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये हीटअप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर करंट्स एयर राइज अप होती है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, और फिर क्या होता है, फाइनली रेनफॉल होती है एक तरीके का। फिर ईस्टर्ली जो विंड्स होती हैं वो आती हैं, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है इंडियन मानसून के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। फिर लास्ट फैक्टर है अब हमारा, मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये मैंने आपको बताया था, लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस भी हमने किया था कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती हैं, जो इंडिया में वेस्ट की साइड से आती हैं, वो हिमालयाज़ के नॉर्थ में रहती हैं। किस टाइम पे रहती हैं, समर्स के टाइम पे रहती हैं। और जब आपका विंटर के टाइम होता है तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हिमालयाज़ के साउथ में रहती हैं। साथ ही इससे क्या होता है, नॉर्थ की साइड में जब हिमालयाज़ की साइड में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं, तो जेट स्ट्रीम इतनी तेज़ होती हैं, अगर वो साउथ में होती हिमालय की साइड में, तो मैंने आपको बताया था कि ये जेट स्ट्रीम तो विंड्स को अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, जो भी आपकी साउथ वेस्ट विंड उड़ के आ रही हैं। लेकिन ये एक तरीके से हमको बेनिफिट मिला हुआ है कि ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं आपकी हिमालयाज़ के नॉर्थ में फ़्लो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी साउथ की साइड, सॉरी, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल भी कि ये हिमालय है, और अभी हमारा टाइम क्या है, हमारा टाइम है समर का टाइम है, अभी हमारा गर्मी का समय है। तो वेस्टर्ली जेट्स फ्लो जो वेस्ट की साइड से बहुत तेज़ हवाएं आती हैं, तो ये हिमालय के ऊपर ऊपर से निकलती हुई बहती हुई जाती हैं, साउथ की साइड में नहीं बहती हैं। क्यों, अगर यहाँ पे मान लीजिए जिस जेट स्ट्रीम अगर ब्लो करती इस साइड से आती साउथ में समर के टाइम पर, तो जेट स्ट्रीम तो इतनी तेज़ होती है कि वो अपने साथ हवाओं को उड़ा के ले जाती है, और इंडिया में मानसून जैसी कंडीशन बन ही नहीं पाती, क्योंकि जो ये विंड्स अंदर आ रही हैं तो ये उड़ती हुई बाहर निकल जाती। लेकिन क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ ब्लो कर रही है समर के टाइम पे, तो जो भी विंड्स अंदर आती हैं, तो विंड्स अंदर आती हैं और यहाँ पर हिमालयाज़ होते हैं, तो एक तरीके से हिमालयाज़ इन विंड्स को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और सारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है और इंडिया में मानसून कंडीशन आती है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। साथ ही साथ जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, ईस्टर्ली है तो मतलब ईस्ट की साइड से आ रही हैं, वो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर ब्लो करती हुई निकलती हुई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका असर इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडागास्कर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं, ईस्ट का मतलब इस साइड से आ रही हैं, तो ये जेट स्ट्रीम्स जब आती हैं तो मेडागास्कर के ऊपर यहाँ से
ट्रैवल करती हुई आती हैं, तो ये इस हाई प्रेशर एरिया को क्या कर देती है, स्ट्रेंथन कर देती हैं। विंड को क्या मिलता है, एक तरीके से बूस्टअप मिलता है, और विंड और तेज़ी से जो है एंटर करती है, और एक तरीके से फिर मानसून का विंड्स जो है इंडिया में एंटर करती हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स के आने की वजह से इसको बूस्टअप मिलता है और विंड्स जो है तेज़ी से अंदर आती हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सदर्न ऑस्किलेशन। सदर्न ऑस्किलेशन क्या होता है स्टूडेंट? सदर्न ऑस्किलेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके ओशंस हैं सदर्न साइड में, उनमें जब प्रेशर में चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को कहा जाता है सदर्न ऑस्किलेशन। अब हम सदर्न ओशन की बात कर रहे हैं, तो सदर्न ओशन का मतलब हो गया, हम बात कर रहे हैं किन ओशंस की, इंडियन ओशन, इंडियन सदर्न ओशन, अटलांटिक सदर्न ओशन और पैसिफिक सदर्न ओशन। तो पैसिफिक ओशन का सदर्न पार्ट और इंडियन ओशन के सदर्न पार्ट की बात हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं, उसका हम यहाँ पे उसको लेके चलेंगे। Apart from this, it has been noticed that the changes in the pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon. अभी तक तो हमने ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि इन फैक्टर्स की वजह से हमारे मानसून के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक और फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे मानसून के ऊपर असर पड़ता है। किसकी वजह से? जब सदर्न ओशन की प्रेशर कंडीशंस में कुछ बदलाव आते हैं, तो उन बदलाव की वजह से हमारे मानसून के ऊपर, इंडिया के मानसून के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स? नॉर्मली सिचुएशन पहले हम पढ़ेंगे। When the tropical eastern South Pacific Ocean experience the high pressure, मतलब पैसिफिक ओशन का जो साउथ पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे क्या होती है कंडीशन? हाई प्रेशर की कंडीशन होती है। और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब इंडियन ओशन का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। साउथ पैसिफिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट और ट्रॉपिकल हम कह रहे हैं, इसको मैप से समझते हैं। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ओशंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है या इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। तो हम साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ इंडियन ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका साउथ पार्ट है, ये हो गया आपका पैसिफिक ओशन। तो अगर ये पैसिफिक ओशन का हम बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल, हमने क्या बात की थी? ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन ईस्टर्न। तो ट्रॉपिकल है, मतलब ये वाला रीजन आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, तो इसीलिए ट्रॉपिकल। और ईस्टर्न बात कर रहे हैं तो मतलब हम ईस्ट, इस साइड की बात कर रहे हैं। इस तरीके से इसको समझिएगा कि पैसिफिक ओशन साउथ की साइड में है और ईस्ट साइड। इसी तरीके से इंडियन ओशन की भी बात की जा रही है, जो साउथ में है, ठीक है, साउथ की साइड में है, और साथ ही साथ आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब जो ट्रॉपिकल जोन में इंडियन ओशन आ रहा है, साथ ही साथ आपका ईस्ट इंडियन ओशन, मतलब जैसे ये पूरा इंडियन ओशन, तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, तो ईस्ट इंडियन ओशन। तो यहाँ पर क्या होता है? ईस्ट इंडियन ओशन में लो प्रेशर है, और आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या है? हाई प्रेशर है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ ऐसे सर्टेन सालों में कुछ ऐसा रिवर्सल होता है, प्रेशर का ऐसा चेंज होता है कि कंडीशन ये हो जाती है कि पैसिफिक ओशन में लो प्रेशर हो जाता है, और इंडियन ओशन की तरफ यहाँ पर क्या होता है? हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये जो रिवर्सल होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का, और पहले क्या था? यहाँ आपका हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर था, लेकिन अब रिवर्सल हो गया है। जब रिवर्सल होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो इसी रिवर्सल को हम क्या कहते हैं? इसी रिवर्सल, इसी चेंज पैटर्न को हम कहते हैं सदर्न ऑस्किलेशन। This periodic change in the pressure कंडीशन इन नोन एज सदर्न ऑस्किलेशन। तो यही जो प्रेशर कंडीशंस में जो चेंज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सदर्न ऑस्किलेशन कहते हैं।
द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर दी, अब इसमें हमें समझना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझ में आ गया कि सदर्न ऑस्किलेशन क्या है, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं कि सदर्न ऑस्किलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो सदर्न ओशंस हैं, जो पैसिफिक और इंडियन ओशन, उनमें आपके प्रेशर कंडीशन में चेंज आया है, और उस प्रेशर कंडीशन की चेंज की वजह से सदर्न ऑस्किलेशन उसको हम बोलते हैं। लेकिन अब अभी जो कॉन्सेप्ट हमको समझना है वो है एल नीनो का कॉन्सेप्ट समझना है। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट होता है ला लीना, ये आपकी बुक में नहीं दिया, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एक तो हमने ये समझ लिया कि इर्रेगुलर जो पीरियोडिक चेंज होता है हवाओं में, ठीक है, जो विंड्स में चेंज होता है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सदर्न ऑस्किलेशन कह रहे हैं। अब एल नीनो क्या होता है, एल नीनो इससे जुड़ा हुआ है सदर्न ऑस्किलेशन से। इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए कि एल नीनो क्या होता है। एल नीनो स्टूडेंट ये होता है कि जब आपका एक वार्म ओशन करंट, पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट, ठीक है, एक तरीके से वार्म ओशन करंट का डेवलपमेंट होता है पेरुवियन कोस्ट पे, ठीक है, उसको हम एल नीनो का टाइम कहते हैं। इसको समझने के लिए देखिए, फिर अगेन आई एम गोइंग टू मैप। ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में एक कोस्ट है, पेरू कोस्ट है। अब यहाँ पर एल नीनो के टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एल नीनो की टाइम की बात कर रहे हैं, और एल नीनो का मतलब ये होता है जीसस क्राइस्ट चाइल्ड, ठीक है। जीसस क्राइस्ट चाइल्ड नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि ज़्यादातर एल नीनो का जो टाइम देखने को मिलता है वो क्रिसमस के टाइम देखने को मिलता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है एल नीनो का, ये 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल में कभी भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये क्रिसमस के टाइम हुआ था, इसीलिए इसे हम एल नीनो बोलते हैं। अब अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि अभी नॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं कि एल नीनो नहीं आया है, हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की। ये आपका है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में यहाँ पे पेरू कोस्ट है। अब इस पेरू कोस्ट में क्या होता है कि जब एल नीनो नहीं होता है, ठीक है, तो ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, जब ट्रेड विंड्स आती हैं तो यहाँ पर जो पेरुवियन कोस्ट पर जो वार्म वाटर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, और डिस्प्लेस होके हट के ऑस्ट्रेलिया के पास आके जमा हो जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जब वार्म वाटर राइज अप होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ यहाँ इकट्ठा हो चुका है वार्म वाटर, तो क्या होगा इस टाइम पर, क्या हो जाएगा आपका कि जब नॉर्मल टाइम में क्या हो जाएगा, जब एल नीनो नहीं है, कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब ये वार्म वाटर यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगा, तो वार्म वाटर राइज अप होगा, ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एयर ऊपर जाएगी तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पे क्या होगी, बारिश होगी। ये आपका एक कंडीशन है नॉर्मल टाइम जब एल नीनो नहीं है, ठीक है, ये तब की हम बात कर रहे हैं। तो अब इस एल नीनो के टाइम पर क्या होता है, अब हमने ये बात करी है ये कि एल नीनो के टाइम पर क्या होता है जब एल नीनो आपका नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जब एल नीनो का टाइम आता है। एल नीनो के टाइम में क्या होता है स्टूडेंट, कि जो सी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मतलब तापमान जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेरुवियन कोस्ट पे आपका पूरा वाटर जो होता है वो वार्म हो जाता है, पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब जब वो गर्म हो जाएगा तो गर्म होने की वजह से क्या होगा, गर्म होने की वजह से ये होगा कि यहाँ पर जितनी भी फिशेज़ होंगी या जितनी भी मछलियाँ होंगी तो वो क्या होंगी, वार्म वाटर में रह पाएंगी नहीं, वो वहाँ से हट जाएंगी। तो इस टाइम पे एल नीनो के टाइम पे पेरू कोस्ट पे फ़िशिंग इंडस्ट्री जो होती है वो आपकी क्या होती है, पूरी तरीके से वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। लेकिन जब एल नीनो यहाँ पे नहीं होगा, जब ये वार्म वाटर यहाँ नहीं होगा, तो एक तरीके से जब वार्म वाटर यहाँ से, जब मैंने अभी आपको बताया था वार्म एल नीनो का टाइम नहीं होता है, वार्म वाटर यहाँ से हट के ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट हो जाता है, तो ये जगह तो खाली हो गई। जब ये खाली हो जाएगी तो नीचे का जो कोल्ड वाटर होगा वो ऊपर आएगा। अब जब वो ऊपर आएगा तो पेरिवियन कोस्ट पे कोल्ड वाटर जमा हो जाएगा। जब कोल्ड वाटर यहाँ पर आएगा तो साथ साथ मछलियाँ भी आएंगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे फ़िशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी, जब एल नीनो नहीं होगा। और जब एल नीनो होगा तब वार्म वाटर होता है और ओशन करंट्स जो होती हैं वार्म चलती हैं,
और पूरी की तरीके से यहाँ पे पानी गर्म इकट्ठा हो जाता है, और एल नीनो के की आने की वजह से फ़िशिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, उसको बहुत लॉस होता है, क्योंकि फ़िश आती नहीं है यहाँ पे, तो फ़िशरमैन्स भी नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब एल नीनो आपका चला गया, एल नीनो का टाइम नहीं है, तो कोल्ड वाटर आपकी जब ट्रेड विंड्स चलती हैं तो वाटर को डिस्प्लेस कर देती हैं, इधर उधर कर देती हैं, तो ये वाटर हॉट वाटर इकट्ठा होते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है, और जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप्ड होगा, लो प्रेशर होगा तो हवाएं ऊपर की तरफ एयर जाएगी, और पर्सिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। तो ये कंडीशन है एल नीनो की, कि एल नीनो इसे हम कहते हैं। जब आपका एल नीनो टाइम आता है तो हम एक समय कह सकते हैं कि एल नीनो टाइम की वजह से पेरू कोस्ट पर पूरी तरीके से क्या होता है, आपका लो प्रेशर हो जाता है, और साथ ही साथ पूरी तरीके से फिशिंग इंडस्ट्री डैमेज होती है। ये आपकी एक नॉर्मल कंडीशन है, सॉरी ये आपके एल नीनो का कंडीशन है। तो एल नीनो इज़ अ बेसिक पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ द वार्म ओशन करंट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द पेरुवियन कोस्ट। तो पेरुवियन कोस्ट के वेस्ट साइड पर जब वार्म ओशन करंट डेवलप होती है, उस टाइम को हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था ला लीना क्या होता है। ला लीना इसका जस्ट उल्टा होता है। ला लीना का मतलब हो गया ला नीना। तो अब ला नीना में क्या होगा, ला नीना में ये होगा कि पेरुवियन कोस्ट पे दोबारा से ठंडा पानी इकट्ठा हो जाएगा। मतलब आपकी जो ट्रेड विंड्स होंगी वो वाटर को जब डिस्प्लेस कर रही हैं, तो यहाँ पे अब वो टाइम आएगा कि ठंडा पानी हो जाएगा, ठंडा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जब ठंडा पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे फिशेस भी आएंगी। तो वो टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम को क्या कहा जाएगा, ला नीना कहा जाएगा। ओके। तो समझने वाली बात यह है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है कि एल नीनो की वजह से सदर्न ओशन का जो पानी है वो क्या है, गर्म हो जाता है, पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसी चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। एल नीनो क्या होता है, और a feature connected with the southern oscillation is the El Nino phenomena, in which a warm ocean current that flow past of the Peruvian coast in place of the cold Peruvian coast in every 2 to 5 year। मतलब कोल्ड पेरुवियन करंट की बजाय क्या होगा, वार्म आपकी जो ओशन करंट होती है वो चलने लगती है। उस टाइम पीरियड को एल नीनो कहा जाता है, जो कि 2 से 5 साल में देखने को मिलता है, ठीक है। द चेंज इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो। तो ये जो भी हमको ओशंस में जो प्रेशर कंडीशन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो एल नीनो से कनेक्टेड है, और इसी फिनोमेना को एनसो कहा जाता है, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, ठीक है। एल नीनो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि एल नीनो क्या है। ये एक आपका स्पेनिश वर्ड है, ठीक है। और क्योंकि ये नाम जो है, दिस इज़ अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट। तो ये नाम क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि पीरियोडिक मतलब आपका कभी कभी पीरियोडिक मतलब 2 साल 5 साल में डेवलपमेंट जो होता रहता है वार्म ओशन करंट का पेरुवियन कोस्ट के पास, ठीक है। और टेम्परेरी पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि फिर बाद में कोल्ड पेरुवियन आपकी करंट चलने लगती है, वहाँ पे ठंडा पानी हो जाता है। तो एल नीनो का मतलब है, स्पेनिश एक ये शब्द है जिसका मतलब होता है चाइल्ड, जिसका मतलब होता है बेबी क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट का बच्चा। और एज दिस करंट फ्लोज ड्यूरिंग दिस क्रिसमस, क्योंकि ये जो करंट जो होती है ओशन करंट ज़्यादातर आपकी क्रिसमस के टाइम पे चलती है। द प्रेजेंस ऑफ द एल नीनो लीड टू द इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर। और एल नीनो के चलने की वजह से क्या होता है, जो सी का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ट्रेड विंग्स जो चल रही होती हैं, हवाएं चल रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो ये है आपका एल नीनो। तो आई थिंक सदर्न ऑस्किलेशन और एल नीनो स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सदर्न ऑस्किलेशन क्या है और एल नीनो क्या है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विड्रॉल। अब हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में मानसून कैसे आता है और कैसे विड्रॉ होके चला जाता है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी विंड बट अ पल्सेटिंग इन नेचर। मतलब कि ट्रेड विंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेड विंड्स तो आपकी क्या होती हैं, आपकी स्टेडी चलती रहती है, लेकिन ये जो मानसूनल विंड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा वेरीड करती हैं, बहुत पल्सेटिंग होती हैं, इनमें बहुत ही वेरिएशन होता है। अफेक्टेड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशंस इनकाउंटर्ड बाय इट ऑन इट बाय ओवर द वार्म ट्रॉपिकल एरिया। मतलब इस पर अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की चलने की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो
अगर हम मानसून की ड्यूरेशन की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो 100 to 120 डेज़ के बीच में ये मानसून हमें देखने को मिलता है, 100 से 120 के दिन के बीच में। जून से लेकर मिड सितंबर तक, 15 सितंबर तक लगभग हमें मानसून देखने को मिलता है। तो अचानक से जब नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज़ हो जाती है, सडनली इंक्रीज़ हो जाती है और बहुत ही सेवरल डेज़, काफ़ी लंबे दिन तक वो रेनफॉल होती रहती है, तो दिस इज़ नोन एज बर्स्ट ऑफ मानसून। तो उसे हम क्या कहते हैं? बर्स्ट ऑफ मानसून, मतलब सडन इंक्रीज इन द रेनफॉल। द मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। अगर हम मानसून को देखें तो मानसून अराइव कैसे होता है? सबसे पहले हमारे इंडियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पे जून के पहले वीक में, फर्स्ट वीक में मानसून हमारा अराइव होके अंदर आ जाता है। अगर हमें मानसून की दो ब्रांचेस देखनी है, वो कैसे एंटर करता है, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि वो दो ब्रांचेस होती हैं। पहली तो अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी वेस्ट ऑफ बंगाल ब्रांच। एक तो आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। यहाँ देखिए, ये हमारा सदर्न टिप है और यहाँ से 1 जून को सबसे पहले मानसून एंटर करता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून। अरेबियन सी ब्रांच रीचेस दी मुंबई अबाउट द 10 डेज लेटर ऑन दी अप्रॉक्सीमेटली द 10th जून। तो अरेबियन सी ब्रांच से जो आपका जो मानसून होता है मुंबई तक लगभग 10 जून तक पहुंच जाता है। एंड दिस इज़ फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेज रैपिडली एंड अराइव इन आसाम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मानसून जो है असम की तरफ जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है। यहाँ पे देखिए मुंबई है, तो नियर बाई 10th ऑफ जून मानसून यहाँ मुंबई में आ जाता है। और इस साइड में देखिए 1 जून यहाँ पर लगभग आपके आसाम में फर्स्ट जून वीक के फर्स्ट जून के फर्स्ट वीक में आसाम में आपका मानसून एंटर कर जाता है, आ जाता है। द लोफ्टी माउंटेन कॉजेज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टूवर्ड द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। तो जो हमारे ऊंचे ऊंचे हिमालयाज़ हैं, माउंटेन्स हैं, तो ये माउंटेन विंड्स को, मानसून हवाओं को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। किस साइड में? वेस्ट की साइड में। कहाँ पर? गंगा प्लेन्स पे, जहाँ पे हमारा गंगा प्लेन है। तो जो माउंटेन्स हैं वो विंड्स को क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट करते हुए गंगा प्लेन की तरफ आपका कर देते हैं। बाय द मिड ऑफ जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव ऑफ द कंट्री। और मिड जून तक आते आते अरेबियन सी ब्रांच से मानसून जो है हमारा कहाँ तक आता है? हमारा सौराष्ट्र, कच्छ और इंडिया के सेंट्रल पार्ट तक पूरी तरीके से आ जाता है। एंटर दी सौराष्ट्र, कच्छ और सेंट्रल पार्ट में आ जाता है और रेनफॉल हमें इन एरियाज़ में देखने को मिल जाती है। मतलब अरेबियन सी ब्रांच आपकी यहाँ से आपका पहले देखिए अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पे देखिए आपको मुंबई, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे जो कच्छ है गुजरात की साइड में, वहाँ पर आपका ये मानसून पहुँचेगा, फिर इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स में पहुँचेगा। इस तरीके से अरेबियन सी ब्रांच से मानसून आता है। बे ऑफ बंगाल में, मैंने आपको क्या बताया? बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आसाम तक आती है और हिमालयाज़ की वजह से क्या करती है? डिफ्लेक्ट होकर विंड जो है आपकी गंगा प्लेन के वेस्ट पे आ जाती है। अरेबियन सी और वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है ऑफ द मानसून मर्जेस ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। तो एक तरीके से जो नॉर्थ वेस्टर्न आपका गंगा प्लेन है यहाँ पर आपका मानसून आ जाता है एंटर करते हुए। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एट द एंड ऑफ द जून। और जो हमारा दिल्ली है, ठीक है, वो मानसून कब रिसीव करता है? वो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच से मानसून की विंड्स चलती हैं और वहाँ पे मानसून बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जाता है और नियर बाई जून के ख़त्म होते होते, जून जब आपका ख़त्म होने लगता है तब जाकर यहाँ पर आपका दिल्ली में मानसून देखने को मिलता है। स्टूडेंट, एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो इंडिया का ये पार्ट है, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे वेस्टर्न घाट होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट होते हैं और वेस्टर्न घाट आपकी क्या है? एक तरीके से कंटिन्यूअस माउंटेन है, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। तो गैप नहीं है तो मानसून यहाँ पे बहुत ही आसानी से एंटर नहीं कर पाता है, बहुत ही मतलब ईजिली एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि ये माउंटेन आपके क्या है? बिल्कुल कंटिन्यूअस माउंटेन है। तो
enough condition can be seen because monsoon impact is low here and rainfall hardly occur। तो एक तरीके से जब मानसून यहाँ पे आता है तो काफ़ी माउंटेन्स की होने की वजह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मानसून का आपको इम्पैक्ट थोड़ा सा स्लोली देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अब जुलाई के फर्स्ट वीक तक आते आते हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जो हमारा पंजाब है और जो हरियाणा है, जो ईस्टर्न राजस्थान है, वो भी मानसून को एक्सपीरियंस कर लेता है। और साथ ही साथ बाय द एंड ऑफ जुलाई, जुलाई के ख़त्म होते होते क्या होता है, मानसून जो है हिमाचल प्रदेश और हमारी पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री में पूरी तरीके से पहुंच जाता है। नाउ विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मानसून। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि मानसून अब हमारे इंडिया से जा रहा है, मतलब आता कैसे है, आता है इस तरीके से हमने पढ़ा था कि साउथ वेस्ट विंड जो है, साउथ वेस्ट विंड जो है मानसून लेकर आती हैं। अब हम पढ़ेंगे विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब क्या है, विड्रॉल का मतलब नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड जो है इस डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से जो विंड फ्लो करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग, या विंड्स आर लीविंग अवर कंट्री। नॉर्थ ईस्ट मानसून इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से विंड ट्रैवल करते हुए इंडिया के को छोड़ते हुए बाहर निकल जाएंगी। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में अब पढ़ेंगे, या फिर कह सकते हैं विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ मानसून। withdrawal or the retreat of monsoon is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon began in the northwestern state of India. Now अगर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दीजिए तो मानसून जो है हमारा जो एंटर कर रहा था, जब एंटर कर रहा था तो मानसून हमारा पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ इस तरीके से जा रहा है। लेकिन जब वो रिट्रीट करेगा, जब वापस आएगा तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से आएगा, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से वापस जाते हुए इन सब एरियाज़ पे क्रॉस करते हुए तब निकलेगा। तो मतलब साउथ में सबसे लेट से निकलेगा। तो बिगिनस इन दी नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय द अर्ली सितंबर। तो सितंबर के नियर बाई फर्स्ट वीक में आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से जो मानसून है निकलता है, जाता है, हटता है, एंड बाय द मिड अक्टूबर, और अक्टूबर तक आते आते ये पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाता है हमारे पूरे नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला से, मतलब जहाँ पे हमारा पेनिनसुला है उसके नदर पार्ट्स को ये पूरा पूरा छोड़ देता है, निकल जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला, मतलब इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसके नदर्न पार्ट से ये पूरी तरीके से निकल जाता है बाय द मिड अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक नियर बाई ये छोड़ देता है नदर्न पार्ट को, पेनिनसुला का। और जो हमारा पेनिनसुला का हाफ पार्ट जो सदर्न पार्ट है वहाँ से ये विड्रॉल जो है फिर बाद में लास्ट में निकलता है। और उसके बाद दिसंबर तक आते आते क्या होता है, मानसून जो है हमारी कंट्री को पूरी तरीके से छोड़ के चला जाता है। अब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में आपको क्या याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में हमें ये याद रखना है कि नदर्न प्लेन्स पर क्या डेवलप्ड हो रहा होगा, नदर्न प्लेन्स पर हमारा हाई प्रेशर डेवलप्ड हो रहा होगा, तभी तो मानसून वापस जाएगा। स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि नदर्न प्लेन्स पर यहाँ कहीं मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं नदर्न प्लेन है तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन होगी। हाई प्रेशर कंडीशन का मतलब क्या है, जो हमने ITCZ पढ़ा था कि ITCZ जो है गंगा प्लेन पे शिफ्ट होकर आ जाता है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी तो क्या होगा, आपका विंड्स वापस जा रही हैं और इंडिया को छोड़ते हुए निकलेंगी। दूसरा फैक्टर हमको याद रखना है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम थी, समर के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, समर के टाइम पे हमने पढ़ा था कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं हिमालयाज़ के ऊपर से निकल जाती हैं, ठीक है, हिमालयाज़ के नॉर्थ से होते हुए निकल जाती हैं, तभी तो मानसून को मौका मिलता है, मानसून इंडिया में आता है। नहीं तो जेट स्ट्रीम के साथ साथ जो विंड्स आपकी लैंड से सी से आ रही थी वो भी उड़ के चली जाती। तो अब रिट्रीट मानसून हम पढ़ रहे हैं, मानसून छोड़ के जा रहा है, तो जेट स्ट्रीम जो इंडिया में आ रही है, ये विंटर का टाइम आ रहा है, विंटर का टाइम है, तो जेट स्ट्रीम जो इंडिया में आ रही है वो हिमालयाज़ के आपके साउथ में ब्लो कर रही हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो साउथ ऑफ हिमालयाज़ इन विंटर। तो जब विंटर में ये फ्लो करती है तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ स्टेट्स में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाती है।
कुछ ही रीजन्स हमारे यहाँ हैं ऐसे जैसे तमिलनाडु या फिर हमारा सदर्न आंध्र प्रदेश, जो कि थोड़ा बहुत इस रिट्रीट मानसून के इम्पैक्ट का असर उनके ऊपर पड़ता है। क्या होता है यहाँ पे आपका फ्लड्स और आपके विंटर के टाइम में भी देखने को मिल जाते हैं। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर प्रोग्रेसली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब हम अगर आइलैंड्स की बात करें, जो हमारे आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पे तो हमें मानसून जो है सबसे पहले देखने को मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, मतलब अप्रैल टू मई में हमें देखने को मिल सकता है। तो आइलैंड में मानसून सबसे पहले एंटर करेगा, लेकिन विड्रॉल तो जब छोड़ के जाएगा तो विड्रॉल भी तो सबसे बाद ही में होगा ना, फ्रॉम, क्योंकि अब मानसून कैसे रिट्रीट हो क्या रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो हमारे आइलैंड्स हैं, तो अगर हम आइलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका मानसून भी